नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट रुपए 4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 2100 तक, कैश डिस्काउंट रुपए 3,000 तक, एक्सचेंज टॉप अप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, लॉयल्टी टॉप अप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, कारपोरेट टॉप अप बेनिफिट्स रुपए 7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। आलू और प्याज ने बिगाड़ा रसोई का बजट, अन्य सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। दीपावली तक रुलाएंगे सब्जी के दाम, दीपावली के बाद ही सब्जी के दामों में आएगी गिरावट। बेमौसम बारिश और बाढ़ बनी दामों के उछाल की वजह। पीएम आवास योजना की किश्त बन रही है परेशानी। किसी के खाते में आई किश्त तो कुछ के खाते अब भी खाली। 50,000 रुपये में कैसे करें स्लैब का निर्माण। हितग्राहियों को 50,000 रुपये का फंडा नहीं आ रहा समझ। हितग्राहियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पैदल चाल प्रतियोगिता में 106 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा किया गया आयोजन। रेंजर कॉलेज से प्रारंभ हुई पैदल चाल प्रतियोगिता। दीनदयाल सिंह गहरवार की स्मृति में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विजेता प्रतिभागियों को किया संस्था ने पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में महंगाई भी आम आदमी की मुश्किल बढ़ा रही है। प्याज के दाम तो रुला ही रहे थे, अब आलू भी थाली से दूर हो रहा है। जिले में हालात ये है कि दोनों सब्जियों को 1-1 किलो खरीदने के लिए 150 रुपये भी कम पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में तंग आपूर्ति के कारण थोक और खुदरा बाजारों में आलू तथा प्याज की कीमतों में तेजी आई है। इसका सबसे बड़ा कारण हाल ही के दिनों में हुई भारी बारिश है। मानसून की विदाई के समय हुई इस भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि वर्तमान समय में आलू और प्याज के दामों ने ही महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। अन्य सब्जियों को लेने की आम आदमी कोशिश भी नहीं कर रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में यह हालात दीपावली तक बने रहेंगे। सही मायने में इस बार दीपावली सब्जी के मामले में काफी रुलाएगी। सब्जी के बढ़ते दामों को लेकर सब्जी थोक विक्रेता राकेश सेवईवार की माने तो बीते दिनों जिले में आई बेमौसम बारिश और बाढ़ ने न केवल जिले को प्रभावित किया है बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भी इससे काफी प्रभावित हुआ है, जिससे जिले में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। राकेश सेवईवार ने बताया कि अगस्त माह में जिले में बाढ़ आने से सब्जी का मार्केट लगभग 20 से 25 दिन पीछे चला गया है। जो सब्जी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में सस्ते दामों में मिल जाती थी, वह अब सब्जी दीपावली के बाद ही सस्ती होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में भीमगढ़ बांध से छोड़े गए पानी ने जिले के सब्जी उगाने वाले किसानों का लगभग 50 से 60 लाख का नुकसान किया है। एक बार सब्जी लगाने के बाद बाढ़ से पूरी सब्जी बहने के चलते किसानों ने पुनः सब्जी लगाई है, जिसके चलते सब्जी की आवक कम हो गई है और दाम भी महंगे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में आई बाढ़ से न केवल जिला ही प्रभावित हुआ है बल्कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी काफी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ का प्रकोप भंडारा में भी देखा गया, जिसके चलते यहां भी सब्जी का थोक मार्केट प्रभावित हुआ है, जिसका असर यह है कि जिले में भी सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छिंदवाड़ा से फूलगोभी की बड़ी मात्रा में आवक हो रही है, जिससे फूलगोभी अन्य सब्जियों की अपेक्षा थोड़ी सस्ती है, लेकिन प्याज और आलू महंगे हैं। उन्होंने बताया कि यह स्थिति दीपावली तक बनी रहेगी। मतलब साफ है कि दीपावली इस बार काफी रुलाने वाली है।
बालाघाट नगरीय क्षेत्र में पीएम आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों के हितग्राहियों को लेकर लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ सालों से नगरपालिका के चक्कर लगा रहे कुछ हितग्राहियों के खातों में नगरपालिका ने किश्त की राशि भेज तो दी, लेकिन उसमें भी अधिकांश हितग्राहियों के खाते अब भी खाली हैं, जिसके चलते हितग्राहियों ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर आक्रोश व्याप्त है। हितग्राहियों का मानना है कि नगरपालिका हितग्राहियों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार हो रहे बीएलसी घटक के आवास के हितग्राहियों को बीते 2 सालों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी उनकी समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी किश्त को लेकर हितग्राहियों ने नगरपालिका के चक्कर काटे, लेकिन अब वही किश्त इनके लिए सिरदर्द बन गई है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका ने हितग्राहियों के खातों में तीसरी किश्त तो भेज दी, लेकिन वर्तमान समय में यह राशि नाकाफी है। जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके खाते में शासन द्वारा अब तक आवास योजना की तीसरी किश्त नहीं डाली गई है। वहीं कुछ हितग्राही ऐसे हैं जिनके खाते में योजना की तीसरी किश्त के रूप में महज 50,000 रुपये डाले गए हैं। इसके अलावा ऐसे कई हितग्राही हैं जिन्हें अब तक एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक तीसरी किश्त का भुगतान नहीं मिला है, वे लोग मकान की छत ढालने के लिए तीसरी किश्त जल्द से जल्द दिए जाने की मांग कर रही हैं। तो वहीं जिन लोगों को तीसरी किश्त के रूप में 50,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, वे हितग्राही भी काफी परेशान हैं। हितग्राहियों का मानना है कि तीसरी किश्त के रूप में उन्हें 50,000 रुपये मिले हैं, लेकिन 50,000 में 300 स्क्वायर फीट की छत नहीं डाली जा सकती है, जिसको लेकर वे सरकार के इस रवैये से नाराज हैं। सरकार की इस नीति से नाराज वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर झुग्गी झोपड़ी वासियों ने रविवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 8 दिनों के भीतर तीसरी किश्त का पूर्ण भुगतान किए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर नगरपालिका और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। हितग्राही मीराबाई बढ़ई ने बताया कि उन्हें पूर्व में ही 2 किश्त का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन तीसरी किश्त उन्हें अब तक नहीं मिल पाई है, जिसके चलते उनका मकान अधूरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि वार्ड में लगभग 6 से 7 लोगों को तीसरी किश्त प्राप्त हुई है, बाकी अन्य लोगों को किश्त की राशि नहीं मिली है। मेरी 2 किस्त आ चुकी है, तीसरी किस्त मुझे नहीं आई है। मेरा स्लैब हो गया है, मतलब छत नहीं डला है, स्लैब हाइट तक के हो गया है। अब इन लोगों की किस्तें आई है, अभी मेरी किस्त नहीं आई है। कितने लोगों की आई है और कितनों की नहीं आई है? यहाँ हमारे मोहल्ले में करीब 6-7 लोगों की आ गई है। बाकी और नहीं आई है किस्त। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 नहीं चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो क्या है? उन लोग का कहना है कि 50,000 में कोई छत ढलने वाली नहीं है, इसलिए हमें 1 लाख रुपए डालिए तीसरी किस्त में, ताकि छत पूरा हो जाए। वहीं मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यवाहक अध्यक्ष मकसूद खान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्ण किश्त न मिलने के कारण लगभग सभी हितग्राहियों के मकान अधूरे पड़े हैं। वहीं सरकार द्वारा कुछ लोगों के खातों में तीसरी किश्त के रूप में महज 50,000 रुपये की राशि डाली गई है, जिससे वे लोग अपने मकानों की छतों का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि यदि 8 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त का पूर्ण भुगतान सभी हितग्राहियों को नहीं किया जाता, तो सभी हितग्राही नगरपालिका और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 24 में शहर में भी करीब यहाँ पर करीब 20 लोगों के 50-50 हज़ार रुपये इनके खाते में आ गए, और भी शहर में बहुत सी जगह आ गए हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई और दीदी इसलिए आए, जेंट्स आए हैं कि 300 स्क्वायर फीट का स्लिप है, वो 50,000 में स्लिप डलता नहीं है, तो कम से कम 8 दिन बाद 50,000 और डाले जाएं, क्योंकि कुछ लोग किराए से रह रहे हैं। 50,000 डाले भी तो 5-10 हज़ार किराए में चले जाएंगे, और 300 स्क्वायर फीट सरकार भी जानती है कि इसमें 50,000 में होती नहीं। एक तो गरीब 1.5 साल से परेशान रहा। अगर पैसा नहीं मिलेगा, 8 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं कि 8 दिन बाद 50,000 और डलिया, नहीं तो शहर के पूरे वार्डों के लोगों को लेके आंदोलन करेंगे। कहाँ पर आंदोलन करेंगे? क्या आंदोलन करेंगे? नगर पालिका में करेंगे जाके। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी बालाघाट एवं दीनदयाल सिंह गहरवार की स्मृति में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय प्रतियोगिताओं का 1 नवंबर को विधिवत समापन किया गया। इस दौरान 1 नवंबर को प्रतियोगिता के दूसरे दिन पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 106 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
दीनदयाल सिंह गहरवार की स्मृति में आयोजित की गई पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को प्रातः 7 बजे किया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि पैदल चाल प्रतियोगिता में 62 लड़कों 44 लड़कियों ने भाग लिया था। इस दौरान अतिथियों में डॉक्टर निखिलेश त्रिवेदी, मौसम हरिनखेड़े उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मीचंद मानवटकर, रिटायर्ड आरटीओ दिनेश बढ़ई, नेहरू युवा केंद्र की जिला समन्वयक रश्मि गुप्ता, नेहरू युवा केंद्र के लेखाकार आरसी जघेला, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव अभिषेक पांडे की उपस्थिति रही। पैदल चाल प्रतियोगिता का शुभारंभ रेंजर कॉलेज से बजरंग घाट तक एवं वापसी बजरंग घाट से रेंजर कॉलेज तक की गई, जिसके बाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान से लेकर 10वें स्थान तक स्थान पा चुके प्रतिभागियों को संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया गया। संस्था के अध्यक्ष तपेश असाटी एवं सचिव अभिषेक पांडे ने बताया कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। ऐसे समय में हमें शरीर को सुरक्षित रखने के लिए व्यायाम की बहुत आवश्यकता है। रेंजर कॉलेज प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। शरीर के लिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है। हमारे रोज अभ्यास करने से हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एकेडमी के अध्यक्ष तपेश असाटी, सचिव अभिषेक पांडे, उपाध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र देशमुख, उपाध्यक्ष आशीष मिश्रा, भानु प्रताप सिंह चौधरी, भरत छोटानी, विजय अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, विशाल पाटिल, मुरलीधर इगले, अजीत सिंह, कैलाश कटरे, राधिका साटी, आकांक्षा पांडे, प्रीनशी बैस, मेघा डहरवाल, सुनील कावरे, रामेश्वर मिश्रा, नंदिनी गणवीर आदि का सहयोग रहा। रविवार को नगर के अंजुमन स्कूल में हम फाउंडेशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी व जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिले में संस्था की पहली बार आयोजित की गई बैठक के दौरान राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने संस्था की कार्य योजना पर प्रकाश डाला। आयोजित की गई बैठक के दौरान हम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव शालीन ढीमरा, संतोष मोरघटे, प्रांताध्यक्ष प्रवेश शर्मा सहित संस्था के जिलाध्यक्ष पप्पा यूनुस खान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां बैठक के दौरान संस्था के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने संस्था की कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए जिला पदाधिकारियों से भी सहयोग की अपेक्षा की। तो हम फाउंडेशन क्या है? हम फाउंडेशन में 5 सूत्र बताए। साहचर्य, दूसरा सहयोग, सेवा, संस्कार और संस्कृति। साहचर्य क्या है? आज हम क्या कर रहे हैं? साहचर्य, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ परिचय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? साहचर्य के एक दूसरे के साथ एक दूसरे का परिचय किया। उसके बाद हमने आगे इसके लिए आए सहयोग। हम फाउंडेशन जिला इकाई बालाघाट के अध्यक्ष पप्पा यूनुस खान ने बताया कि हम फाउंडेशन एक अखिल भारतीय स्तर का एनजीओ है जिसकी देश में विभिन्न शाखाएं हैं। आज जिला स्तर पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पदाधिकारियों के द्वारा संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि संस्था प्रमुख रूप से देश सेवा, समाज सेवा, शोषित वर्ग के उत्थान, मानव उत्थान के लिए कार्य कर रही है, जिसमें ऐसे शोषित वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ये एक ISO प्रमाणित संस्था है, जिसके तहत शहर के अन्य नागरिकों ने भी संस्था में जुड़ने में अपनी रुचि दिखाई है। ये अखिल भारतीय स्तर का एक एनजीओ है जिसका नाम है हम फाउंडेशन भारत। बालाघाट में भी उसकी शाखाएं हैं और ये जिला स्तरीय कार्यशाला है। इसमें हम फाउंडेशन भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट सम्माननीय निशिकांत चौधरी जी, वो आज यहाँ आए हुए हैं। उनके साथ में राष्ट्रीय जो महासचिव हैं संतोष मोरघड़े और डॉक्टर शालीन ढीमरा साहब और प्रांत के जो अध्यक्ष हैं प्रवेश शर्मा जी, ये लोग वहाँ से आए हुए हैं कि कार्यकर्ताओं को आगामी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे वो कैसे करना है, क्या क्या कार्यक्रम मानव उत्थान के लिए, जन सेवा के लिए करना है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये पहली बैठक है। असली में इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है देश प्रेम भी है, राष्ट्र प्रेम भी है, समाज सेवा भी है और वो शोषित पीड़ित वर्ग जिनको समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते, कई शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए हम एनजीओ के माध्यम से
क्या उनकी सेवा कर सकते हैं। और आप जानते हैं मैं तो ऐसे सोशल वर्क में काफ़ी काम करता हूँ, नेकी की दीवार को भी हम चलाते हैं। तो ये लगा कि एक अखिल भारतीय स्तर का है, ISO प्रमाणित संस्था है और इसमें बहुत सारे रिटायर्ड जस्टिस लोग, बड़े डॉक्टर लोग अखिल भारतीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। तो मुझे इसका संदेशा मिला कि आप इसमें काम करें, तो मैंने इसको ज्वाइन किया है। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष यूनुस खान, उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, सचिव रूपेश चतुर्मोहता, कोषाध्यक्ष सुभय वैद्य सहित डॉक्टर रोहित सचदेव, अजीत फारूक, महेंद्र अजीत सहित अन्य मौजूद रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9176229217। शहर में 2 स्थानों के निर्माणाधीन मकान के स्टोर रूम में रखे सामान की चोरी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस चोर ने 30 अक्टूबर के दरमियानी रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वैदलॉन के पास नए मकान का निर्माण ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है, जिन्होंने अपने मजदूरों से कच्चा स्टोर रूम बनाकर उसमें निर्माण के उपयोग के सामान रखे थे। 30 अक्टूबर की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा सामान चुराए जाने की शिकायत ईश्वरी नगपुरे ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि करीबन 22,200 रुपये की चोरी हुई है। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला कायम कर पतासाजी शुरू की। उसी प्रकार घटनास्थल से कुछ दूरी पर इसी तरह श्यामलाल कांतोड़े निवासी कनकी द्वारा भी स्टोर रूम बनाकर सामान रखा गया था। यहां भी चोर ने स्टोर रूम में रखी ड्रिल मशीन, सेंटरिंग काटने की मशीन, 2 नग सहित अन्य सामान चुरा लिए। इसकी कुल कीमत 15,500 रुपये बताई गई थी। शिकायत के आधार पर चोरी की पतासाजी में जुटी पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में तफ्तीश प्रारंभ की, जिसमें कोतवाली थाना प्रभारी MR रोमड़े एवं पुलिस स्टाफ को चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपी राहुल नागेश्वर निवासी कोसमी थाना नवीगांव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी किए गए 37,700 रुपये के सामान को बरामद कर लिया है। 31 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 19 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 35 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 31 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2048 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 1922 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 104 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 110 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 19 मरीजों में लालबर्रा तहसील के ग्राम पनबिहरी के 2 मरीज, बगदई का 1 मरीज, बरबसपुर के 5 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 33 अवधपुरी मोती नगर के 3 मरीज, वार्ड नंबर 33 मोती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 26 प्रेम नगर का 1 मरीज, कालीपुतली चौक का 1 मरीज, तहसील मुख्यालय परसवाड़ा का 1 मरीज और लांजी तहसील के ग्राम टेमनी के 2 मरीज शामिल हैं।
कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 1 नवंबर को दोपहर 3 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 24 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त ICU बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। 78 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 867 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 36,056 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 32,869 सैंपल्स की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। लांजी अनुभाग के बहेला थाना अंतर्गत ग्राम ठेमा अमेड़ा निवासी ज्योति उर्फ प्रेमलता कुराही की हत्या के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए लांजी SDOP ने बताया कि महिला का पति उमेश कुराहे ने 3 माह पूर्व भी बालाघाट गर्रा में, जहां दोनों पति पत्नी निवास करते थे, वहां भी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई किसी कारणवश, इसलिए दोबारा ग्राम ठेमा में प्रयास किया और 29 अक्टूबर को पत्नी ज्योति की हत्या कर दी। हत्याकांड की जांच कर रहे लांजी SDOP दुर्गेश आर्मो और उनकी सहायता कर रहे बहेला थाना प्रभारी अनूप यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी प्रदान कर बताया कि उमेश कुराहे, जो कि हमेशा से ही पत्नी की हत्या करने की सोच रहा था, पूर्व में गर्रा में इसने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। तब 29 अक्टूबर को रात्रि करीब 2:30 बजे जब उमेश की नींद खुली तो देखा कि ज्योति सो रही है। इसने सोती हालत में ही ज्योति की हत्या कर दी तथा घर से बाहर सुबह 5:30 बजे निकला। SDOP आर्मो ने बताया कि यह भी हत्या करने के बाद आत्महत्या करने गया था। बाग नदी में छलांग भी लगाई लेकिन बच गया। उसके पश्चात घर आकर एक बनावटी सोसाइटी नोट भी लिखा, जिसमें दोनों के आत्महत्या की बात सामने आई तो पुलिस गुमराह हो और आरोपी उमेश को कहीं मृत समझे, इस प्रकार उमेश के द्वारा उक्त हत्याकांड कारित किया गया था। आर्मो ने बताया कि आरोपी ने हत्या का कारण पत्नी के रिश्तेदारों से बातचीत, कुछ पुराने मित्रों से बातचीत करने का कारण बताया है, जो कि सीधे रूप में चरित्र संदेह को दर्शाता है। इसी कारण उमेश कुराहे ने पत्नी ज्योति उर्फ प्रेमलता कुराहे की हत्या कर दी। 29 अक्टूबर को थाना प्रभारी बहेला सब इंस्पेक्टर अनूप यादव के द्वारा नवविवाहिता मृत्यु के संबंध में सूचना दी गई थी। इस सूचना पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर जो मृतिका थी उसके गले पर कुछ चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, जिसका PM कराया गया। PM कराने के पश्चात शॉर्ट PM रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा गला दबाकर हत्या करने का ओपिनियन दिया गया। इस पर से अपराध कायम किया गया और मृतिका के परिजनों और मृतिका के ससुराल पक्षों के गठन किए गए थे, जिन्होंने घटना के उपरांत उनके मृतिका के पति को घर से बाहर होना बताया, जिस पे कांटेक्ट भी लगातार कर रही थी, पुलिस भी कर रही थी और परिजन भी कर रहे थे, किंतु उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। आज दिनांक 31 अक्टूबर को पुलिस टीम के द्वारा अंदिया टोला के जंगल से उक्त आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। किन कारणों से ये हत्या की गई है सर? जैसा कि अभी आरोपी से पूछताछ में पता चला है, आरोपी का कहना है कि मृतिका विवाह से पूर्व कुछ रिश्तेदारों से या अन्य लोगों से बातचीत करती थी और जब कभी मैं उसे इस संबंध में मना करता था तो वो मुझ पर गुस्सा होती थी और जलील करने की कोशिश करती थी और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर वो हमेशा परेशान रहता था। और दिनांक 29 अक्टूबर की सुबह प्रातः 2:30 बजे के आसपास जब उसकी नींद खुली तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चली रही थी। उसने सोचा क्यों ना इसे सोते सोते में मार दूँ, तो उसकी सोती हुई हत्या कर दी। ऐसा जो मृतिका के जो पिता है उनके से भी जब बातचीत की गई तो उनका कहना आया कि पैसों की मांग की गई, गाड़ी की मांग की गई। इस कारण ये कारण भी हो सकते हैं उनके साथ? नहीं, उनके विस्तृत कथन मेरे द्वारा मर्ग जांच में लिए गए हैं। पैसों की बात को लेकर कुछ नहीं उन्होंने बताया, क्योंकि लड़का साइट इंजीनियर था और अच्छी आय कमाता था और दोनों बहुत खुश रहते थे। कभी दहेज की बात को लेके या ऐसी बातों को लेके कभी इनमें आपस में कोई विवाद नहीं रहा दोनों परिवारों के बीच में। सर, इसमें आरोपी का नाम और धाराएं बता दें। इसमें 302 बादावी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी उमेश कुमार कराए, पिता मेहतर कराए, निवासी ग्राम ठेमा।
1 नवंबर को वारासिवनी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खंडवा में 1,07,65,000 की लागत से बनने वाले सभा मंच और नल जल योजना की सौगात ग्रामीणों को दी गई। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने विधिवत भूमि पूजन कर कार्यों की शुरुआत की। नल जल योजना सभा मंच का भूमि पूजन कर ग्राम पंचायत खंडवा के ग्रामीणों को 1,07,65,000 रुपये की सौगात दी गई। साथ ही आने वाले उपचुनाव के बाद सरकार स्थिर होने के बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे मांग करके खंडवा पुलिया स्वीकृत करवाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व में भोपाल के अधिकारियों द्वारा खंडवा पहुंचकर पुलिया निर्माण के लिए बोरवेल मशीन का उपयोग कर सर्वे किया जा चुका है, जिसके बाद पुलिया निर्माण के लिए एस्टीमेट भी 12 करोड़ रुपए का बनाकर भेजा जा चुका है। लेकिन पूर्व में बजट पेश होने के पहले ही सरकार गिर गई और फिर 8 माह कोरोना संकट काल की वजह से विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई, जिसके कारण खंडवा से वारासिवनी को जोड़ने वाला पुलिया और जागपुर से बालाघाट को जोड़ने वाला पुलिया स्वीकृत नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले उपचुनाव के बाद सरकार स्थिर हो जाएगी और इस पुलिया को स्वीकृति दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। ये बातें मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने खंडवा में विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के दौरान कही। रविवार को विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा ग्राम पंचायत खंडवा में 1,07,00,000 रुपये के विकास कार्यों के भूमि पूजन विधि विधान के साथ किए गए, जिसके बाद खंडवा के ग्रामीणों द्वारा विधायक जायसवाल और मंचासीन अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि पूरे महाकौशल में सबसे ज्यादा नल जल योजना वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में स्वीकृत हुई है। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि 10 साल पहले के खंडवा और आज के खंडवा की तस्वीर में अंतर बहुत है। आज ग्राम में आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, समूचे ग्रामों और टोलों में विद्युत पोल लगवाकर रोशनी की व्यवस्था, जर्जर मार्गों का निर्माण कार्य करवाकर सर्व सुविधा ग्रामीणों को देने का कार्य किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में भी विकास कार्यों में गति लाने का प्रयास होगा, क्योंकि ट्रैक्टर और किसान का चोली दामन का साथ होता है और ट्रैक्टर चलता रहेगा तो निश्चित ही विकास की गति भी आगे बढ़ेगी, जिसका लाभ जरूर क्षेत्र की जनता को मिलेगा। आज मध्य प्रदेश में वारासिवनी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो और चाहे सरकार का कोई हो। ग्राम पंचायत खंडवा में आज हमारा जो महिला मंडल आधी आबादी महिलाओं की है और घर में स्वच्छ पानी पिलाने की जवाबदारी, खाना बनाने की जवाबदारी भी हमारी महिलाओं की होती है और सबको कुएं में जाना पड़ता है, हैंडपंप में जाना पड़ता है। लेकिन अब आपको घर बैठे स्वच्छ पानी मिलेगा, घर घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा और घर बैठे स्वच्छ पानी आपको पीने को मिलेगा। जो काम बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, आज हम गांव-गांव तक नल जल योजना पहुंचा है। ऐसा नहीं कि शहर गांव का अंतर हमको खत्म करना है। कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मरार, शैलेंद्र पटले, शैलेंद्र तिवारी, आनंद बिसेन, अमित येरपुड़े सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आलू और प्याज ने बिगाड़ा रसोई का बजट, अन्य सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। दीपावली तक रुलाएंगे सब्जी के दाम, दीपावली के बाद ही सब्जी के दामों में आएगी गिरावट। बेमौसम बारिश और बाढ़ बनी दामों के उछाल की वजह। पीएम आवास योजना की किश्त बन रही है परेशानी, किसी के खाते में आई किश्त तो कुछ के खाते अब भी खाली। 50,000 रुपये में कैसे करें स्लैब का निर्माण, हितग्राहियों को 50,000 रुपये का फंडा नहीं आ रहा समझ। हितग्राहियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पैदल चाल प्रतियोगिता में 106 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा किया गया आयोजन। रेंजर कॉलेज से प्रारंभ हुई पैदल चाल प्रतियोगिता, दीनदयाल सिंह गहरवार की स्मृति में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विजेता प्रतिभागियों को किया संस्थान ने पुरस्कृत। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।